हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास के बारे में देखेंगे। साथियों आज का हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 119 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 118 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले क्लास में कवर किए गए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको हम 15 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। आज हम किस तरह के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे तो याद रखेंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा है यदि $3.8 का मतलब 50 है, $3.5 का मतलब 20 है, $2.3 का मतलब -10 है, तो $9.1 का मतलब क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर जानेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण सीरीज दे रखी है। और इस सीरीज में हमें दोस्तों अंत में जो पद दे रखा है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि क्या ज्ञात होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो ऐसे के ऐसे सारे के सारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। याद रखेंगे यदि दोस्तों आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, टेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा, यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले एक छोटी सी और जानकारी ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डीएस सर ऑफिशियल नाम से 221 या 220 के आसपास के सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको यहाँ पर, तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि चेचक, चिकन पॉक्स अगर विषाणु वायरस से संबंधित है तो बताइए गोल कृमि यानी कि रिंगवॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चेचक क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। चेचक क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है। और इस ये होता किससे है तो दोस्तों याद रखेंगे विषाणु से होने वाला रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला एक रोग है चेचक, ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार अब बात करते हैं गोलकृमि की। क्या किसकी बात करेंगे दोस्तों, गोलकृमि की। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा। गोलकृमि जिसे हम रिंगवॉर्म कहते हैं, और रिंगवॉर्म को अपनी देसी भाषा में आपने सुना होगा दाद के बारे में। किसके बारे में, दाद। दाद खाज खुजली वाली जो आइटम होता है ना, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जो दाद खाज होती है उसी को गोलकृमि कहा जाता है हिंदी की भाषा में, और इंग्लिश में इसे रिंगवॉर्म कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। किसके कारण, फंगस के कारण, ठीक है। फंगस के कारण होने वाले रोग हैं, और फंगस को हिंदी में कहा जाता है कवक। क्या कहा जाता है दोस्तों, कवक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार चेचक आपका विषाणु से होता है, उसी प्रकार गोलकृमि या फिर दाद याद रखेंगे कवक से होता है, अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरे क्वेश्चन में कहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। देखिए दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न की तो लिखा हुआ है 78, उसका संबंध किससे है, 117 से। फिर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, फिर लिखा है 90, ठीक है। 90 के बाद फिर अनुपात मतलब क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर समानुपात का चिन्ह लगा है, फिर 108 है दोस्तों, और आगे देखेंगे तो 162 है।
तो इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले इसके लॉजिक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 78 को लिखा गया है 13 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। उसी प्रकार 117 को लिखा गया है 13 मल्टीप्लाई 9। और आगे बात करते हैं यहाँ पर 90 की, तो 90 को लिखा गया है दोस्तों, इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक की बात करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 6 को लिखा गया है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एक अन्य के बारे में, यानी 108 को कैसे लिखा गया है, तो याद रखेंगे ये लिखा गया है 23 मल्टीप्लाई कितना 6। उसके बाद यह 1 मिनट, यहाँ पर लिखा गया है 23 नहीं, यहाँ पर लिखा गया है 108 को 18 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 6। और 162 को लिखा गया है 18 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो ये लॉजिक बना है प्यारे दोस्तों इसका लॉजिक। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर समान चला है, 6 का गुणा यहाँ पर है, 9 का गुणा यहाँ पर है, फिर 6 का गुणा यहाँ पर है, 6 का गुणा यहाँ पर है, और 9 का गुणा यहाँ पर है। तो अगली बार क्या होना चाहिए, 13 था 15, तो अगली बार में 15 गुणा में 9 कर देंगे, तो 15 नमा कितना होता है 135 होता है। क्या होता है 135 होता है दोस्तों, याद रखेंगे। जिस प्रकार से आगे 6 का और 9 का चला था, इसमें भी 6 और 9 हो जाएगा, आगे भी 6 और 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा 15 नमे के 135। क्या बनेगा 15 नमे के 135, इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए इस बार हमें अंत में बताना है कि क्या आएगा। अंत की अगर बात करें और इसको लिखा क्या गया है, तो इस तरह से टिस लिखा गया है। टिस को क्या कर दिया है इन्होंने, समानुपात लगा करके सेट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, सेट कर दिया। उसके बाद फिर समानुपात का चिन्ह यहाँ पर टिप लिखा गया है, TIP। तो इसको क्या लिखा गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे पिट कर दिया है इन लोगों ने। क्या क्या है, एग्जामिनर ने जो पूछा था उसमें पिट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है 10, क्या 10। तो अगला क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए अगर इसके प्यारे से लॉजिक की बात करें दोस्तों, तो ये देखिए IS छोटे थे तो लास्ट वाला इन्होंने बड़ा कर दिया, और आगे के जो IT थे इनको छोटा कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर T छोटा था तो पहले स्थान पर बड़ा कर दिया, बाद बाकी दोनों के दोनों छोटे कर दिए, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो अब देखिए लास्ट में क्या है, N है, लास्ट में N है, तो N बड़ा होना चाहिए। N बड़ा होना चाहिए, तो देखिए एक ही ऑप्शन में नेट दे रखा है, एक ही ऑप्शन में नेट दे रखा है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर नेट बन जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अक्षर दे रखे थे, जो ठीक है, उनका क्या करना था, अदला बदली करना था, और उसके बाद छोटे और बड़े अक्षर का भी ध्यान रखना था। तो नेट इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब इसको उल्टा लिखेंगे और पहला नंबर बड़ा कर देंगे, देखिए ये उल्टा ही तो लिखा है एज इट इज, और पहला नंबर बड़ा कर दिया है, वही यहाँ पर भी करना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ के पुत्री का पिता है, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न की बात करें प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले कोई एक व्यक्ति है, उसकी ओर इशारा किया है राहुल ने। राहुल ने कहा है उसका पुत्र, उसके पुत्र, यहाँ पर याद रखेंगे। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर एक व्यक्ति को रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति को रखता हूँ, इसको पॉजिटिव बना के, तो उसने कहा है कि इसके पुत्र, इसके पुत्र का पुत्र, यानी कि यहाँ पर इस व्यक्ति का एक पुत्र आएगा, ठीक है, ये पुत्र आएगा तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद इसका भी पुत्र, इसका भी कौन आएगा, इसका भी एक पुत्र आएगा, ठीक है। इसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ की पुत्री का पिता है। तो दोस्तों वहाँ पर कैसे बनेगा संबंध, ऐसे बनेगा, याद रखेंगे। ये एक ऐसा संबंध बनेगा, और माँ यहाँ पर राहुल की आएंगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से माँ आएंगी किसकी, तो आप कहेंगे सर राहुल की माँ। किसकी आएगी, राहुल की माँ। यहाँ पर मैं राहुल को रखता हूँ, और माँ की पुत्री, ठीक है, यहाँ पर कहा है मेरी माँ की पुत्री का पिता है, तो एक राहुल की बहन भी बनेगी यहाँ पर। कौन बनेगी, याद रखेंगे, यहाँ पर एक राहुल की बहन बनेगी, ठीक है, इस तरह से। तो अब फिर से इसको आप लोग अच्छे से समझिए। कहा है उसके पुत्र का पुत्र, इसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ के पुत्री का पिता है, तो आप कहेंगे, कहा है कि वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति की बात, कौन से व्यक्ति की बात हुई थी, सबसे पहले वाले व्यक्ति की। कौन से, ये वाले व्यक्ति की। एक बार मैं फिर से ग्रीन कलर चेंज करके बताता हूँ। इस वाले व्यक्ति के बारे में बात हुई थी। इस व्यक्ति के पुत्र का पुत्र राहुल की माँ के पुत्री का पिता है, तभी तो ऐसा बना था। और ये कौन हो जाएगा, राहुल का। राहुल कहेगा ये मेरे पिताजी हैं,
पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी और दादाजी के पिताजी मेरे परदादाजी कौन हो जाएंगे, याद रखेंगे, ये राहुल के परदादा हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसको, कौन हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है $3.8 का संबंध -50 से है, $3.5 का संबंध -20 से है, $2.3 का मतलब -10 से है, तो $9.1 का मतलब किससे होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लिखा है $3.8, ठीक है, इस तरह से $3.8 लिखा गया है। बराबर में क्या बताया है, -50 बताया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखा है 3, उसके बाद दोस्तों डॉलर, डॉलर के बाद क्या याद रखेंगे 5, बराबर में किसका संबंध है, तो -20 का संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे किसका है, -20 का। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए संबंध बताया है 2, फिर डॉलर, फिर 3, बराबर में क्या बताया है, -10। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कोड हमसे पूछा है $9.1 का, इसके बारे में कोड पूछा है। तो देखिए इसको सबसे पहले अंतर देखेंगे। हम क्या करेंगे, 3 में से हम दोस्तों 8 को घटा देंगे तो बचेगा -5। अपने साइड से क्या कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो -50 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 में से हम 5 घटा देंगे तो 3 में से जैसे ही हम 3 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो बचेगा -2, क्या बचेगा, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या बचेगा दोस्तों, 3 में से जैसे ही 2 घटाए, सॉरी 3 में से जैसे ही 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा और गुणा अपने साइड से 10 का कर देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, 2 - 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो गुणा अपने मन से 10 का कर देंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या बताना है, $9.1, क्या बताना है, $9.1, तो $9.1 तो पहली संख्या में से ही तो हमने घटाया था हर बार में। ठीक है, पहली संख्या यहाँ पर 3 थी, फिर यहाँ पर 3 थी, फिर यहाँ पर 2 थी, तो पहली संख्या में से घटाएंगे, मतलब 9 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 में अपने मन से 10 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। यहाँ पर हमें क्या बताना है, भिन्न को छांट करके बताना है कौन सा नंबर भिन्न हो जाएगा। अगर बात करें एशिया के प्यारे दोस्तों तो ये क्या है, एक प्रकार का महाद्वीप है। अगर हम बात करें यूरोप की तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का महाद्वीप है। अगर बात करेंगे हम रूस की तो रूस क्या है, रूस प्यारे दोस्तों एक प्रकार का देश है। उसी प्रकार बात करते हैं अफ्रीका की तो अफ्रीका भी एक महाद्वीप है। तो अब आप बता सकते हैं इनमें से विषम क्या हो जाएगा, इनमें से विषम होगा प्यारे दोस्तों रूस। क्या होगा, रूस इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 7 नंबर का है। एक महिला एक चौक से खरीदारी कर रही थी। वह दक्षिण की तरफ 80 मीटर चलती है, फिर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, 50 मीटर चलती है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, 110 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। उसके बाद कहा है वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 50 मीटर की दूरी चलती है। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वह कहाँ पर स्थित है ये बताना है। देखिए सबसे पहले एक महिला है, वो 80 मीटर, मैं मान लेता हूँ उसकी प्रारंभिक स्थिति ये रही होगी। कोई महिला है, उसकी प्रारंभिक स्थिति ये रही होगी। वह दक्षिण की तरफ 80 मीटर की दूरी तय कर रही है। कहाँ पर, 80 मीटर दक्षिण की तरफ गई। ठीक है, तो मैंने कहा ये 80 चली गई। उसके बाद दोस्तों कहा वह पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये 50 मीटर की दूरी कहाँ पर तय करेगी, पूर्व की तरफ जाएगी। तो मैं इसको 50 मीटर चलवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कहा वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ती है और 110 मीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों अब ये जो लड़की है कहाँ पर, उत्तर की ओर मुड़ी है, उत्तर की ओर मुड़ी है और उसने दूरी कितनी तय की है, तो 110 मीटर की तय की है। इसके बाद दोस्तों कहा है वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए मुख उत्तर दिशा में है तो बाईं कौन सी दिशा बनेगी, बाईं दिशा बनेगी प्यारे दोस्तों ये वाली दिशा। ठीक है, ये वाली दिशा कौन बन जाएगी, बाईं बन जाएगी। बाईं मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए उसने 50 मीटर की दूरी तय कर ली, यही तो बात कही थी हमसे। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या बताना है, वह अपनी आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है। तो आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है, मतलब आरंभिक स्थिति अभी हमने बताई थी, ये थी, यहाँ से चली थी और दोस्तों वो यहाँ पर कहीं कहाँ पर है, याद रखेंगे आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। मतलब ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए।
इसके बाद दोस्तों फिर से समझिए, अब कहा है दोस्तों उसकी दूरी दूरी भी पूछी है, क्योंकि कोई ऑप्शन में दे रखी है, पूछी तो नहीं है, ऑप्शन में दे रखी है, तो ऑप्शन में बताइए। यहाँ प्रारंभ था, प्रारंभ से पूछा है वह उसका अंतिम बिंदु, ये वाला बिंदु कितनी दूर है, तो आप कहेंगे 50 ये हो गया सर, 50 ये हो गया। इसके सामने सामने 80 तो हो गया था, तो बचा कितना, बचा 30, क्योंकि 8 3 11, तभी तो ये 110 बनेगी दोनों मिला करके, जब तो इसके बराबर हो पाएगी 110 की। तो ये दूरी कितनी बच रही थी, 30 मीटर उत्तर की ओर बच रही थी प्यारे दोस्तों। 30 मीटर उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। कहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए एक श्रृंखला लिखी है 102, 102 के बाद 110, 110 के बाद दोस्तों 126, ठीक है, 110 के बाद 126, 126 के बाद 150, 126 के बाद 150, 150 के बाद दोस्तों 182, क्या है 150 के बाद हमारा हो जाएगा 182, और 182 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो पहली बार में डिफरेंस चेक करेंगे 8 का होगा, आगे चेक करेंगे दोस्तों कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 16 का होगा। आगे चेक करेंगे तो 26 और 24 हमने पढ़ा है 50 होता है, तो 24 का डिफरेंस है। आगे देखेंगे दोस्तों 32 का डिफरेंस है, तो अगला डिफरेंस क्या होगा, आप कहेंगे एक सीरीज बनती हुई प्रतीत हो रही है, 8 दूनी 16, 38 24, 8 32, तो अगला डिफरेंस 40 का होगा। तो 182 में अगर हम 40 जोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आ जाएगा 222, यानी कि 222। क्या आएगा दोस्तों, 222 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दोस्तों दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 एक बार फिर से आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमसे कहा है अक्षरों के उस सेट का चयन करें जो जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों के पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, एक शानदार सी ये श्रृंखला दे रखी है। तो ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लिए हैं, टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल दोस्तों कितने अक्षर मिले, तो आप कहेंगे सर हमें 18 मिले। 18 के आप कई पेयर बना सकते हैं, जैसे हम बना सकते हैं 3 गुणा 6 या फिर 6 गुणा 3, ठीक है। उसके अतिरिक्त 9 गुणा 2 बना सकते हैं, या फिर 2 गुणा 9 बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पेयर बनाएंगे 18 का, एक 18 का पेयर बनाएंगे 9 गुणा 2 का। 9 गुणा 2 के अक्षरों को बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम कहाँ तक पहुँचे 9 गुणा 2 में, आप कहेंगे सर जी तक पहुँचे, कहाँ तक, जी तक, इस तरह से। तो अब आप इसको अच्छे से समझिए, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। इसमें हम फिल क्या करें, इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं ताकि हमारा नंबर क्या हो जाए, समान रूप से सही हो जाए। तो देखिए एज इट इज हमें एक जैसा ही दिखाई दे रहा है यार, एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई तो कुछ तो गड़बड़ है दया। क्यों ना इसको 6 गुणा 3 के भाग में बांट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे 6 इस तरह से ये हो जाएंगे, ठीक है। 6 के बाद आगे क्या होगा, 6 के बाद आगे लेंगे तो हम यहाँ पर 6 बनेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगा दया, ठीक है। इसको एक बार चेक करते हैं हम। इसका दोस्तों यार एक लॉजिक बनेगा, इसका लॉजिक बनेगा 9 गुणा 2 का। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, मैं इसको फिल करता हूँ क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा है FGH का, क्या चल रहा है, तो याद रखेंगे FGH और GHF, ठीक है, FGH GHF और HFG, ठीक है, ये लॉजिक चल रहा है। इसको आप फिर से समझिए, F फिर GH GHF और HFG, तो आप देखेंगे ये सारे के सारे नंबर समान तरीके से भरे गए हैं। कौन कौन से, देखिए शुरुआत से पढ़ेंगे तो FGH GHF और HFG, तो यहाँ पर भी हो जाएगा GHF और HFG, तो ये सेम 9 गुणा 2 का सही पेयर बन रहा है, बिल्कुल एज इट इज। तो आप लोग इसको 9 गुणा 2 में बांट लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या फिल किया है, सबसे पहले G को फिल किया है, उसके बाद दोस्तों H, उसके बाद दोस्तों F, ठीक है, फिर उसके बाद G, फिर H, फिर F,
तो GHF दो बार दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है अगर रवि को 264 लिखा जाता है, ठीक है, पे को अगर 126 लिखा जाता है, तो रुपए का कोड क्या होगा। देखिए मैं इसकी अगर बात करूं, इसका बहुत ही प्यारा लॉजिक है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे रवि को RUBY, ठीक है। 264 कैसे लिखा गया है, इसके लॉजिक को करेक्ट करते हैं। तो इनमें से हम सभी का प्लेस वैल्यू रख देंगे R18 पर, प्लस में U21 पर, B2 पर, प्लस Y25 पर। अब इन सभी को अगर हम जोड़ें, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 25 2 27 हो जाता है, 27 1 28 20 48 8 56 10 66, यानी कि टोटल इनका ऐड आया हमारे पास 66। और 66 में दोस्तों हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, मतलब 264 आ जाएगा। देखिए ये आया है। 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आगे दोस्तों लिखा गया है PAY लिखा गया है, तो इसका कोड क्या होता है, इसका कोड होता है P दोस्तों 16 पर होता है, एक हमारा 1 पर होता है और Y होता है 25 पर। 25 और 1 26, 6 32 10 42, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आ रहा है हमारा 42, क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 42 आ रहा है। तो 42 में अब की बार हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे उसके बारे में भी जान लीजिए। 42 त्रिका 126। देखिए आगे हमारे 4 लेटर थे तो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 लेटर हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 126 एज इट इज हमारा लॉजिक के अनुसार 264 और 126 आ रहा है। अब चेक करना है रुपए के बारे में, तो रुपए का सीधा कोड लिखते हैं। 18 पर हमारा हो जाता है दोस्तों कौन, R, ठीक है। उसके बाद 21 पर हो जाएगा हमारा U, उसके बाद 16, उसके बाद +1 + 25, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इन सभी को अब हम जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 42 तो हमारा यहाँ तक ऐड हुआ था, ठीक है। पे का कोड ऐसे ही तो किया था 42, और एक जोड़ देंगे 43 20, 43 20 63 63 और 8 71 10 81, कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। टोटल ऐड हमारा 81 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, क्योंकि इसमें 5 लेटर हैं, तो 81 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अपन 40, मतलब 400 और 1 पंचे 5, 405 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। 405 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 को याद रखना है, इसका लॉजिक बहुत अच्छा है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 405 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में का है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कॉरपोरेशन नामक शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है, कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन का प्रयोग करके हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले जो रेशियो की बात करें तो RATIYO, ठीक है, RATIO, ठीक है, ये रेशियो हमारा एज इट इज दिखाई दे रहा है, मतलब ये बन सकता है। आगे पोर्ट PORT, मतलब पोर्ट भी बन सकता है, ठीक है, पोर्ट भी बन जाएगा। रिपोर्ट को देखेंगे तो रिपोर्ट REPORT, ठीक है। लेकिन जब आप कॉरपोरेशन को देखेंगे तो इसमें कहीं भी ई नहीं आया है, इस कारण ये हमारा नहीं बन सकता है। इसके आगे देखेंगे टॉर्न, तो टॉर्न भी बन सकता है, TOR और N, ठीक है, टॉर्न भी बन सकता है। तो रिपोर्ट नहीं बनेगा, तो रिपोर्ट इसका सही उत्तर है। यही पूछा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है सभी अंडे मुर्गियां हैं। क्या करना है, जितने भी अंडे हैं वो सारे के सारे अंडे हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, सारे के सारे एग आ जाएंगे किसके अंतर्गत, हैन के अंतर्गत, ठीक है। इसको हम बना देंगे सारे के सारे एग क्या हैं, H4 हैन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। आगे का सभी मुर्गियां पक्षी हैं, जितने भी हैन हैं क्या है, जितने भी दोस्तों हमारे हैन हैं वो सारे के सारे हैन क्या हैं, बर्ड हैं। आगे का है सभी पक्षी कौवे हैं, जितने भी दोस्तों बर्ड हैं, जितने भी बर्ड हमें पता चले हैं वो सारे के सारे बर्ड क्या हैं, क्रो है, मतलब CROW, क्रो माने कौवा है, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखते हैं कौन कौन से निष्कर्ष हमारे सही आते हैं। तो पहला निष्कर्ष, सभी अंडे कौवा हैं। क्या सभी अंडे, ये E4 एग, क्या सभी के सभी एग क्रो के अंतर्गत हैं, तो आप कहेंगे बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और सभी पूछा है क्योंकि क्रो के अंतर्गत बर्ड है, बर्ड के अंतर्गत हैन है, हैन के अंतर्गत एग है,
तो क्रो के अंतर्गत ही कौन आएंगे, एग आएंगे। तो मतलब दोस्तों पहला वाला हमारा निष्कर्ष सत्य है। आगे क्या है दोस्तों, सभी मुर्गियां कौवे हैं। क्या सभी मुर्गियां, क्या सभी हैन कौवे हैं। तो फिर बाहर से अंदर की ओर सभी पूछा है, तो ये वाला भी सही है। मतलब देखिए क्रो के अंतर्गत बर्ड है, बर्ड के अंतर्गत हैन है, तो इस तरह से दूसरा वाला भी सही है। अब आगे दोस्तों हमसे कहा है तीसरे नंबर में, कुछ कौवे पक्षी हैं, क्या कुछ क्रो, मतलब ये वाला पार्ट क्या बर्ड के पार्ट में आ रहा है। तो आप कहेंगे देखिए क्रो का बड़ा सा सर्कल है, पूरा वाला सर्कल, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं और इसका बीच का छोटू सा पार्ट निकाल लूं, किसके लिए, हैन के लिए, सॉरी बर्ड के लिए, किसके लिए, इसका बीच का क्रो का पूरा पार्ट था और बीच से निकाल लिया छोटा सा पार्ट ये बर्ड के लिए ग्रीन सर्कल वाला, तो आप कहेंगे कुछ पार्ट तो आ ही रहा है, कुछ कौवे पक्षी हो जाएंगे, मतलब ये भी हमारा सही है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे दोस्तों सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं, तीनों के तीनों हमारे फॉलो कर रहे हैं, ऑल कंक्लूजन आर फॉलोड। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा है ए ऊंचाई में बी से बड़ा है। तो ए ऊंचाई में किससे बड़ा है, आप कहेंगे बी से बड़ा है। आगे का सी और डी ऊंचाई में समान है, तो सी रखो चाहे डी रखो, ये दोनों के दोनों क्या है, समान है। आगे का है ई ऊंचाई में बी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। ई नाम का बंदा है, वो किससे छोटा है, तो आप कहेंगे बी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। तो बी से छोटा हम कहाँ पर बनाएंगे, कलर चेंज करके बताते हैं। बी से छोटा हो जाएगा डी, एक मिनट, बी से छोटा हो जाएगा ई, कौन हो जाएगा ई, बी से छोटा ई है, लेकिन दोस्तों ये जो ई है ये किससे बड़ा, डी से बड़ा है, तो इसका मतलब सी से भी बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों समान है, डी और सी यहाँ पर लिखे थे। आगे कहा है एफ ऊंचाई में सी से छोटा है, एफ ऊंचाई में सी से छोटा है जो कि बी से छोटा है। देखिए सी भी तो बी से छोटा हो रहा है, तो आप कहेंगे एफ ऊंचाई में कौन है, किससे छोटा है, सी से छोटा है, तो एफ सबसे नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों कहा है कि इनमें से ऊंचाई में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन आया है, सबसे छोटे भैया आए हैं एफ नाम के, सबसे छोटे एफ आए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, एफ इनमें सबसे छोटा है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहा है निम्नांकित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये दे रखा है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर बताइए कौन सी संख्या आ सकती है, किसके आने की संभावना है। तो दोस्तों इसका एक लॉजिक है, बहुत प्यारा सा लॉजिक है। इसमें हमें क्या करना है, या तो ऐसे प्रश्न में लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो अप टू डाउन सॉल्व करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी होती है, हमेशा बड़े नंबरों की तरफ सॉल्व करते हैं, जैसे 52 है, 90 है, उसके बाद एक और बड़ा नंबर आने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन में बड़े नंबर दे रखे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, इसको याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 13, उसके साथ में गुणा में 16। ठीक है, 13 और गुणा में 16 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे 16 में, 4 चौके 16 और 13 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 13 चौके 52। देखिए ये आ चुका है हमारा 52। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद दोबारा में क्या करेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे 15 गुणा में दोस्तों 24। ठीक है, बटे में भाग लगाएंगे 4 से, तो इस तरह से काटेंगे 4 छंग 24 और 15 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 90 हो जाएगा। 15 छक्के अगर 90 हो जाएगा तो देखिए 90 दे भी रखा है हमें यहाँ पर, तो ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार अब हम करेंगे 23। ठीक है, 23 गुणा में 36 और भाग लगाएंगे अपने मन से 4 का, तो 4 से लगाएंगे 4 नवे के 36 और 23 नवैया जब करेंगे तो 23 नवैया 207 होता है। 23 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 207 आता है और 23 नवैया के 207 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 207 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा है निम्नांकित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बताने हैं सही दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों यहाँ पर एक P और Q नाम का दर्पण दे रखा है, इसके पीछे के जो लेटर हैं इसके दर्पण के बाद में क्या बनेंगे ये बताना है। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से समझिए, जो चीज़ दर्पण के नज़दीक होगी वो हमेशा दर्पण के नज़दीक ही रहेगी, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे कि ये P है, P दर्पण के नज़दीक है तो P को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है,
गौर से समझना है। अगर P दर्पण के नज़दीक है तो P इस तरह से बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में उल्टा बना है तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद जो Z है, Z सीधा बना है दर्पण के इस साइड, तो जब उल्टा जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। कुछ इसी तरह का Z हमें दिखाई देगा, इस तरह का। तो आप कहेंगे देखिए Z यहाँ पर सीधा बना है तो ये गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में भी सीधा बना है तो ये गलत हो गया। अब बचता है हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4। तो Z से ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 4 कुछ इस तरह से बन जाएगा। आगे दोस्तों 7 है तो 7 इस तरह से बन जाएगा, और Q है तो Q को हम यहाँ पर काट देंगे, और M है तो हम M को ऐसे बना देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। 4 इज द राइट आंसर, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज के दोस्तों सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और मस्त लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो एक बार से क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने चैनल को एक बार इस क्लास को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। यदि अभी तक आप हमें धैर्यपूर्वक सुन रहे थे अंतिम प्रश्न तक तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि इस तरह का निरंतर क्लासेस चाहते हैं, ठीक है। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक और नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।